आदमी जब अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने पहुंचा तो उसने कर्मचारियों को अपनी बेटी की वही खास राजकुमारी वाली ड्रेस ले जाते हुए देखा। कर्मचारी आपस में कह रहे थे, यह बच्ची कितनी बेचारी है, अब यह कभी इस ड्रेस को नहीं पहन पाएगी। वह व्यक्ति चिल्लाया, क्या मतलब कि वह नहीं पहन पाएगी? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज पार्टी है? नौकरानी ने कहा कि उसकी 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। 3 दिन पहले किन जीवान की अपनी बेटी और उसकी पुरानी प्रेमिका की बेटी का अपहरण हो गया था। बदमाशों ने 60 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन जीवान के पास सिर्फ 30 लाख रुपए थे। अपहरणकर्ता ने कहा कि 30 लाख रुपए में वह सिर्फ एक ही बच्ची को छोड़ेगा। जीवान ने पहले अपनी सगी बेटी को चुनना चाहा, लेकिन तभी उसकी पुरानी प्रेमिका ने रोते हुए मिन्नतें की कि उसकी अपनी बेटी बीमार है। अपनी सगी बेटी को रोता छोड़कर जीवान ने दूसरी बच्ची को बचा लिया। लुओलुओ पीछे से चिल्लाती रही, पापा मत जाओ, लेकिन जीवान ने पीछे मुड़कर सिर्फ इतना कहा, लुओलुओ बस एक बार और हिम्मत रखो, और वह चला गया। डर के मारे लुओलुओ ने उस आदमी के हाथ पर काट लिया, जिससे उसने उसे झटक दिया और वह पुल से नीचे गिर गई। अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले लुओलुओ ने अपनी माँ से कहा कि उसे वही राजकुमारी वाली ड्रेस पहनाई जाए। जब झोंग किंग ने जीवान को फोन कर बताया कि बेटी निपट गई है, तो उसे लगा कि वह झूठ बोल रही है। वह अपनी पुरानी प्रेमिका और उसकी बेटी की देखभाल में लगा रहा। यहाँ तक कि जब झोंग किंग ने उसे अस्पताल में थप्पड़ मारा, तब भी वह नहीं समझा और उसे ही खरी खोटी सुनाई। अगले दिन जब झोंग किंग ने बेटी का अंतिम संस्कार रखा, तो जीवान अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ वहाँ पहुंचा। जब उसने देखा कि कर्मचारी वह राजकुमारी वाली ड्रेस ले जा रहे हैं, तो उसने वह ड्रेस छीन ली ताकि वह अपनी पुरानी प्रेमिका की बेटी को दे सके। छीना झपटी में वह ड्रेस फट गई। जीवान ने झोंग किंग को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, एक ड्रेस के लिए इतना हंगामा क्यों? आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है, उसका जश्न यही मनाओ। झोंग किंग ने शांत होकर कहा, अंदर जाओ, सब तैयार है। जैसे ही जीवान ने हॉल का दरवाजा खोला, सामने कोई पार्टी नहीं थी। वहाँ उसकी अपनी सगी बेटी लोलुओ की सफेद काली तस्वीर और उसका शव रखा था। कैंपिंग के दौरान महिला ने नदी में एक व्यक्ति को बहते हुए देखा, तो तुरंत उसे खींचकर किनारे लाई और सीपीआर देने लगी, जिससे युवक की जान बच जाती है। उसके कपड़े के बटन खोलते समय वह यह देखकर दंग रह जाती है कि युवक के सीने पर ढेरों निशान और एक ड्रैगन का टैटू है। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह युवक शायद अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हो सकता है। इसी बीच महिला के पिता और ताऊ अचानक घर में घुस आते हैं। वे महिला को ले जाकर झाओ परिवार के बेटे से शादी कराना चाहते थे। बिस्तर पर एक अधनंगे आदमी को देख ताऊ तुरंत महिला पर गलत आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अगर झाओ साहब को पता चला तो उनके सुपरिवार का धंधा चौपट हो जाएगा। पिता गुस्से में आकर उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी युवक जाग जाता है और ससुर का हाथ पकड़ लेता है। उस लड़के की ताकत इतनी भयानक थी कि जरा सा जोर लगाने पर ही ससुर दर्द से चिल्लाने लगे। 2 बॉडीगार्ड मदद के लिए झपटते हैं, लेकिन वे युवक के कपड़ों को छू तक नहीं पाते और पलक झपकते ही जमीन पर ढेर हो जाते हैं। ससुर को जब लगता है कि वे जीत नहीं पाएंगे, तो वे गाली गलौज करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बाद में महिला पूछती है कि वह कौन है और पानी में कैसे गिरा, लेकिन युवक को पुरानी बातें याद करते ही सिर में तेज दर्द होता है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। महिला उसे बिस्तर पर आराम करने देती है। तभी उसके पास क्यूशु नाम का एक टोकन मिलता है। जब युवक दोबारा जागता है और उस टोकन को देखता है, तो उसे फिर से सिर दर्द होने लगा। वह तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर मन को शांत करता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। पता चलता है कि उसका नाम ये क्यूशु है और वह चीन का नंबर 1 युद्ध देवता है। उस दिन उसने दुश्मन देश के 7 मार्शल आर्ट दिग्गजों को हराया था, लेकिन अंत में अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा पीठ में छुरा घोंपे जाने के कारण वह गहरी खाई में गिर गया था। खुशनसीबी से नीचे नदी थी, जिससे वह बच गया। अभी भी उसके शरीर में उसकी मंगेतर द्वारा दिया गया किरण अग्निविष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वह अपनी पहचान छिपाकर याददाश्त खोने का नाटक करने का फैसला करता है। महिला उसे बेसहारा और घायल समझकर अपने साथ घर ले जाने के लिए निकलती है। रास्ते में अचानक एक अंतिम संस्कार का जुलूस निकलता है, जिसमें सबसे आगे युवक की ही तस्वीर होती है। दूरी अधिक होने के कारण महिला उसे पहचान नहीं पाती और बताती है कि यह क्यूशु के राजा की शहादत की खबर है और पूरा देश उनके शोक में है। मुर्गियों को दाना डालते समय लड़की को एक सोने की ईंट छिपी मिली। उसने तुरंत पूछा, ये सोने की ईंट किसकी है? पास खड़ी उसकी सहेली उसे टोकती है और धीरे से कहती, इसे चुपचाप छिपा लो। तभी उनके सामने एक आलीशान कार आकर रुकती है। कार से वही अमीर दादाजी उतरते हैं जो इन लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे, तो सभी ने उनका स्वागत किया। फिर लड़की ईमानदारी से वह सोना दादाजी को सौंपते हुए कहती है, दादाजी यह मुर्गी के दाने में मिला था, शायद आपका गिर गया होगा। दादाजी अनजान बनने का नाटक करते हैं और बाकी लड़कियों से पूछते हैं कि क्या उन्हें भी कुछ मिला। जब सब चुप रहती हैं, तो दादाजी को अपना जवाब मिल जाता है। दरअसल वह सोना उन्होंने खुद वहाँ रखा था ताकि वे अपने पोते के लिए एक ईमानदार बहू चुन सकें। दादाजी खुश होकर लड़की से कहते हैं, बेटा क्या तुम मेरी मदद के लिए मेरे पोते से शादी करोगी? लड़की जवाब देती है, दादाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे पढ़ाया है, मैं बस आपका एहसान चुकाना चाहती हूँ। इसके बाद वह लड़की एक हाथ में बत्तख और दूसरे में मुर्गी लिए एक बार में पहुँचती है। वह तुरंत पहचान लेती है कि वहाँ बैठा गुस्सैल आदमी ही दादाजी का पोता है। वह उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे झटक देता है और चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? वहाँ मौजूद उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अचानक लड़की फिसलकर प्रेसिडेंट की बाहों में गिर जाती है। प्रेसिडेंट को लगता है कि लड़की ने दादाजी के साथ मिलकर उसे कोई दवा दी है और वह उसे एक लालची लड़की समझने लगता है। अगले दिन प्रेसिडेंट उसे 50 लाख का चेक देता है और कहता है, पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। लड़की पलटकर जवाब देती है, अंकल हर कोई पैसों का भूखा नहीं होता, वैसे भी आप जैसे बूढ़े आदमी से शादी करके गाँव जाना मौत से कम नहीं है। मजबूरी में
में दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। घर पहुंचकर लड़की प्रेसिडेंट के कीमती पौधों को घास फूस समझकर उखाड़ देती है और वहाँ अपनी मुर्गियां पालने लगती है। वह करोड़ों के एंटीक बर्तनों को रसोई के आम बर्तनों की तरह इस्तेमाल करने लगती है, जिसे देख प्रेसिडेंट का पारा चढ़ जाता है। महिला ने अनजाने में खाई के नीचे एक दिव्य घास पाई। उसने तुरंत अपने बालों की पिन से घास को खोदा और एक फूल खा लिया। देखते ही देखते उसका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो गया। यह देखकर उसने सारी घास तोड़ने का मन बनाया। तभी वहाँ एक नन्ही लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने इशारों में उसे चेतावनी दी कि यह घास उसने पहले देखी थी। महिला को गुस्सा भी आया और हंसी भी। उसने झपट्टा मारकर लोमड़ी को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने लोमड़ी की पूंछ छुई, उसे एक बहुत ही जाना पहचाना एहसास हुआ। दरअसल 1000 साल पहले यह महिला राक्षस जाति की रानी थी। वह एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी से प्रेम करती थी, लेकिन उसे अपनों से ही धोखा मिला और उसकी आत्मा को इस खाई में कैद कर दिया गया। आज खाई में गिरी इस लड़की के खून ने उसकी आत्मा को जगा दिया और रानी ने इस शरीर पर कब्जा कर लिया। वह यह नहीं जानती थी कि वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी जिससे वह प्यार करती थी अब एक शक्तिशाली राजगुरु बन चुका है, और वह जिस नन्ही लोमड़ी को पकड़े हुए थी वह राजगुरु का अपना बेटा था। जैसे ही महिला वहाँ से गई, राजगुरु वहाँ पहुँचा और अपनी शक्ति से नन्ही लोमड़ी को एक छोटे लड़के में बदल दिया। लड़का रोते हुए बोला, दीदी ने मुझे परेशान किया और मेरी आधी घास खा ली। राजगुरु ने उसे डांटा और अपनी शक्तियों से महिला का पीछा किया, जो अब वापस अपने महल पहुँच चुकी थी। महल में उसकी छोटी बहन उसे जीवित देखकर डर गई। महिला ने बिना देर किए उसे लात मारकर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर वही हेयर पिन रख दी। जब उसके पिता और दादी उसे रोकने आए तो उसने निडर होकर अपनी बहन के चेहरे पर घाव कर दिया और सबको चेतावनी दी कि कोई उसके रास्ते में न आए। तभी राजगुरु वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से छोटी बहन को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। सबके सामने खुलासा हो गया कि छोटी बहन ने ही बड़ी बहन को मारने की कोशिश की थी। राजगुरु ने महिला को राक्षस दमन विभाग में शामिल होने का निमंत्रण दिया। महिला ने केवल यह पूछा, क्या वहाँ बड़ी और मुलायम पूंछ वाले जानवर हैं जिन्हें मैं सहला सकूं? राजगुरु के हाँ कहने पर वह साथ चलने को तैयार हो गए।